आज शहीद अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा है जो कि दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा किया जाएगा। उनकी वालिदा का पैगाम आया। हाँ, गायबाना नमाज जनाजा भी हो रही है। लाहौर रेस कोर्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इस चीज़ का ऐलान किया कि उनकी गायबाना नमाज जनाजा करेंगे। और अरशद शरीफ शहीद साहब की जो वालिदा हैं उन्होंने भी लोगों से ये दरख्वास्त की है कि मेरे बेटे का जनाजा ऐसा हो कि फूलों से लदा हो। तो ज़रूर इंशाल्लाह फूलों से भी लदा होगा और प्यार भरा भी होगा और दुआओं के साथ हम उनको इस जहान से रुखसत करेंगे। आगे बढ़े तो कल का दिन क्यों अहम है? कल का दिन इसलिए अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कल यानी जुम्मे के रोज़ से लाहौर से करने का ऐलान किया था और अब कल वो चलेंगे और 4 तारीख को उन्होंने ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इन दोनों मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अवैस तौहीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, बहुत शुक्रिया अवैस साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज चूँकि अरशद शरीफ शहीद साहब का जनाजा है, उस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। कौमी सानिया है और हमें पता है कि ये कितना बड़ा लॉस है पाकिस्तान की सहाफ़ती कम्यूनिटी के लिए और एज अ नेशन ही वाज एन एसेट। शिफा वैस, हम तो अभी भी गम में ही हैं और सियासत जो इस मुल्क के अंदर जिसने आग की तरह लपेटा हुआ है उसके अंदर हम भी ज़ाहिरी बात है झुलसे हुए हैं। उधर अरशद शहीद का लाशा है और ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था, वहम गुमान में भी नहीं था कि वो किस तरह एक ताबूत में आएगा और हम और आप उस पर सीगे माजी के अंदर बात कर रहे होंगे। हमारा तो हमसे यंग था, जब से प्रोफेशन में आया था, जब से नज़रों में था, लोगों को उसके किसी कंटेंट से कोई इत्तेफाक इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसकी इंटीग्रिटी पे, उसकी ऑनेस्टी पे, उसकी डेडिकेशन, कमिटमेंट पे किसी को कभी कोई शक व शुबा नहीं रहा। बहुत ही कन्विक्शन के साथ, इतनी कन्विक्शन के साथ कि मैं आपको खैर अच्छी तरह अंदाजा है उनके साथ एक अलग सा उसका ताल्लुक था। और मैं तो वो समा भी नहीं भूला जब 10-11 बरस पहले उसके घर पे 2 जनाजे एक साथ उठे थे। मैं इत्तेफाक से उस वक्त इस्लामाबाद में था, ताजियत के लिए गया हुआ था और अब कैसे हम और आप उसको लहर में उतारेंगे। तो एक करबनाक लम्हात है, लेकिन ये ज़रूर है कि हम समझते हैं कि ठीक है, जितनी भी सियासी जमातों से भी उसका ताल्लुक़ रहा है, सियासी लीडरों से भी ताल्लुक़ रहा है, समाजी शख्सियात से भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन ये है कि उनकी मौत पे या उनकी शहादत पे कोई सियासत ना करे और वो तहकीकात जो है वो कई रुख से होनी चाहिए। आज तो क्या हम अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता वो गम। और जाहिर बात है कि ये एक जो हमारा एक छोटा सा खेमा है शिफा, और वो है हमारी अपनी जो इस टीवी और अखबारात से अलग है। और वो कभी अक्सर तो आमिर मतीन के घर पे सजती थी और सजती है और कभी कभार मेरे घर पे, कभी किसी और के घर पे, लेकिन अरशद शरीफ उसका एक हिस्सा रहते थे। खामोश तबीयत और बिल्कुल कोने में बैठे होना, कोई बात नहीं करना। और मैं मालिक या उसको कहते थे मिडिल क्लास रहा है आमिर कि ये देखो खामोश बैठा है और अभी इसको माइक देंगे तो ये हम सबसे ज़्यादा एक रब्त के साथ ऐसा समा बांधेगा और वो फिर मुस्कुराता था। तो ये एक उस खेमे के अंदर शिफा, हमारे उस खेमे के अंदर जो हमारी अलग दुनिया है, छोटी सी दुनिया जिसमें हम प्रोफेशन की परेशानियों को दूर फेंक कर हम अपने आपस में हंसते बोलते हैं, वहाँ पे तो गम और गुस्सा है, रंज व अलम है। और अरशद शरीफ का लाशा कांधे पर है और सवालात जो हैं वो इतने सारे हैं और जवाबात अधूरे हैं, लड़खड़ाते तो बस दुआ यही है कि हर सवाल का जवाब मिले। अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब को भी अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। हमारी तरफ से भी दुआएं हैं, मगर सवाल जो हैं वाकई सवालों का जवाब मिलना चाहिए और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम सवालों के जवाब और जो कातिल हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ।
हम सर आगे बढ़ेंगे और जो ऐलान इमरान खान साहब ने किया उस पर भी कुछ बात करना चाहेंगे, और कल जो फैसल वाडा साहब ने किया उस पर भी आपसे पहले तो कि वो उसको किस तरह डिस्टर्ब करेगा। पहले तो आए कि ये जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, एक अचानक कॉल थी और इस कॉल के अंदर मतलब वो कह तो रहे थे पहले कि मैं इसी महीने कर दूंगा ये काम, मगर लोग शायद पता नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब उन्होंने कॉल दी है और ये पूरा सफ़र तय करके एक जुम्मे को निकलेंगे, दूसरे जुम्मे को पहुँचेंगे। इफेक्ट क्या होगा और इसका हासिल आपको लगता क्या है कि क्या होगा? देखिए, इमरान खान साहब जब से उनकी हुकूमत की रुखसती हुई थी तो ये तो था कि एक कंट्री वाइड एक प्रोटेस्ट की एक तहरीक होगी और उन्होंने किसी हद तक अपनी सपोर्ट के अंदर कामयाबी भी हासिल की, लेकिन उनके जो दरीना मुतालबात थे वो तो नहीं माने गए। वो एक था फिर फौर इंतखाबात का, दूसरा था जो आर्मी चीफ की जो तैनाती है जो अगले महीने होने वाली है, उसके अंदर मशावरत या उसके अंदर उसको मौखर कर देना, नई हुकूमत उसको तैनाती उसकी करे, वो दीना मुतालबात तो नहीं माने गए। और जो हमारी इत्तलात है वैसे शिफा वो तो ये है कि हमारे सदर में जो मुलाकात हुई उसके भी कोई नताइज नहीं निकल सके, और जो मुज़ाकरात की कहीं ना कहीं कोशिशें हुई, अभी कुछ दिन कबल भी एक कोशिश हुई है लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। सर कह रहे हैं गवर्नमेंट के साथ भी तहरीक इंसाफ के की कोई मुज़ाकरात की कोशिश हो रही थी। जी, दो रुकनी जो है, जहाँ तक हमारी इत्तलात हैं कि 2 रुकनी कमेटी थी, 2 रुकनी टीम थी हुकूमती इत्तेहाद की और 2 रुकनी टीम थी पीटीआई की, जिनकी मुलाकात हुई थी। और एज वी स्पीक शिफा ऐवान सदर इस कोशिश में है कि मुज़ाकरात जो है उसकी एक फिजा कायम हो सके और कोई इलेक्शन की डेट दी जा सके, लेकिन वो इलेक्शन की डेट किसको फेवर करेगी? वो तो फेवर खान साहब को करेगी। इमरान खान साहब ने ये कह दिया है एक अपने बयान में कि मुझे पता है कि इन्होंने इलेक्शंस नहीं कराने, तो जब उनको इस चीज़ का इल्म है, अंदाज़ा है कि इलेक्शंस नहीं कराने, तो फिर इस लॉन्ग मार्च से आउटकम क्या वो देखना चाह रहे हैं? अच्छा, लोगों ने ये भी मुझे बताया कि वो ये कह रहे थे कि मैंने अक्टूबर का ऐलान तो किया हुआ था लॉन्ग मार्च का, लेकिन दरमियान में अरशद शरीफ शहीद के ये असैसिनेशन का जिक्र आ गया सारा दरमियान में, तो इसलिए भी मैंने उसको जल्दी कर दिया है क्योंकि अब इससे ज़्यादा इंतजार नहीं हो सकता था। दिस वॉज अ ट्रिगर फॉर हिम। शिवा, देखिए, इलेक्शन नहीं हो रहे उसकी वजह भी है क्योंकि जाहिर बात है कि ना जरदारी साहब को शूट करते हैं ना शहबाज शरीफ साहब को शूट करेंगे। वो ये कैसे चाहेंगे ना मौलाना फजल रहमान साहब भी कि इमरान खान साहब की एक मकबूलियत का ग्राफ बढ़ रहा है, ज़िमनी इंतखाबात में उनको तवातुर के साथ कामयाबियाँ हुई हैं, बड़े इज्तिमात कर रहे हैं, तो ऐसे में वो इलेक्शन करा के फिर क्या हासिल कर सकेंगे? तो इसका मतलब ये है कि ना उनको फेवर कर रहा है और ना वो इमरान खान साहब को वापस इक़्तिदार में आना देना चाह रहे हैं। इसी वजह से एक तनाव की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी भी गिले शिकवे हैं खान साहब के, और वो गिले शिकवे जो हैं वो उसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं वो। और मैं समझता हूँ कि इस पूरे लॉन्ग मार्च का मकसद एक ये है कि वो अपनी ताकत का मुजाहरा करें और अवाम की ताकत को एक शील्ड के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखें। वो जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जो ताकतवर लोग हैं, उनके सामने भी और पड़ाव करते हुए आएंगे जुमे से लेके, और जो 3-4 रोज का दिन है, 3-4 रोज हैं, उसके अंदर जगह जगह पे उनके वर्कर्स मोबिलाइज होंगे। तो आगे अगर अगस्त में भी हम मान लें कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन नहीं होते, अगस्त में इलेक्शन होते हैं, मुकर्ररा वक्त पे होते हैं, तो उसमें भी उनका वर्कर जो है वो मोबिलाइज होगा। और वर्कर अगर मोबिलाइज होगा तो ये खान साहब की एक बड़ी कामयाबी होगी, खासतौर पे पंजाब के अंदर। गुज़िश्ता जो लॉन्ग मार्च था शिफा, वो याद है कि हम लोगों ने भी उसको तनकीद की थी उस पर कि इनको क्या जरूरत थी कि पेशावर से आए। उससे तो उनकी पंजाब में हुकूमत दी थी, वो समझते हैं कि पंजाब के ऊपर वो नहीं होगा इज्तिमा जमा करने में या काफिलों के आने में वो रुकावटें नहीं होंगी। परवेज इलाही साहब उनके अपने हैं और हुकूमत उनकी अपनी है, फिर खुद खैबर पख्तूनख्वा से किस तरह रोकेंगे। तो जो सारा एक मामला आएगा वो आएगा पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर। मैं समझता हूँ कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब की टोन है, और वो एक तो ये कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी का जो तौक है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के गले में डाल रहे हैं कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खुदा न खास्ता अगर खराब होती है तो आप संभालिए। इसी वजह से वो आर्टिकल 245 का जिक्र करते हैं कि जिसकी मदद से वो फौज को बुला सकें, अहम
इमारतों पर उनकी तैनाती हो। जाहिर बात है कि पिंडी में आएंगे तो अगर आमने सामने मुजाहिरीन के फौज होगी या रेंजर्स होगी या एफसी होगी तो उसकी डायनेमिक दूसरी है, पुलिस की डायनेमिक दूसरी होती है। तो मुझे लगता है कि हुकूमत जो है एक तीर से दो शिकार करना चाह रही है, लेकिन जो अगर जाराना अंदाज से अगर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी फिर तो तसादुम का खतरा है, और तसादुम अगर होएगा तो फिर कहीं ना कहीं सियासी कुव्वतों को जो है वो नुकसान होगा, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो हुकूमती इत्तेहाद हो 13 जमातों का। एक तरफ 13 जमातों का इत्तेहाद है, दूसरी तरफ खान साहब की ताकत है, और कहीं ना कहीं वो लोग हैं जिनका पेशेंस मैं समझता हूँ कि प्रॉब्ली मस्ट बी रनिंग आउट, कि अगर ये सूरत हाल, मईशत की सूरत हाल किस तरह है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, अगर तसादुम होता है, खुदा न खास्ता कोई झगड़े होते हैं, तो फिर तो हुकूमत के लिए भी मसला है, और मेरे ख्याल में पार्लियामान के लिए भी और सियासी कुव्वतों के लिए भी। तो मुझे ये लग रहा है कि जो एक सूरत हाल बन रही है आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर, उसके अंदर यही लग रहा है कि एक तसादुम और मजीद तनाव का शिकार, और लगता है कि सियासत जो है उसके अंदर एक देखते हुए अंगारों पर सफ़र होगा, जिसका शायद ये मुल्क, ये रियासत जो है उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो सर, एक तसादुम आपको नज़र आ रहा है और एक तसादुम जो है वो फैसल वावड़ा साहब को नज़र आ रहा था। उन्होंने भी कल इस बात का इजहार किया कि जी मुझे तो खून और लाशें गिरती हुई नज़र आ रही हैं, तो वो भी तसादुम का ही जो है वो खदशा जाहिर कर रहे हैं। तो उन पर लोग फिर क्यों एतराज़ कर रहे हैं, और वो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो क्या कह रही थी? देखिए, फैसल वावड़ा साहब इमरान खान साहब के साथ पहले रोज से हैं। हमने आपने देखा है कि बहुत ही करीबी साथी समझे जाते रहे हैं, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह उन पे हमले हुए हैं तहरीक इंसाफ से, और उनको एक दुश्मन शोकॉज मिल गया, शोकॉज भी मिल गया, सर मुअत्तल कर दिया। जी मुअत्तल कर दिया पार्टी मेंबरशिप। अली जैदी साहब के ट्वीट है, फवाद चौधरी साहब के रिएक्शन हो, फिर उनके वर्कर्स के जो रिएक्शन है वो यही समझते हैं कि इन्होंने शायद वही किरदार अदा किया है जो अजीम तारिक साहब ने 92 में अल्ताफ हुसैन साहब के लिए किया था, या फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने डिफेक्शन जो की थी, या फिर इस तरह और जो लोग किरदार हैं। मैं याद है मुझे कि जब अजीम तारिक अपनी सेफ कस्टडी से या जो हाइडिंग से निकले थे, तो मैं, मदर अब्बास, हम सब लोग वहाँ पे मौजूद थे जिस जगह पे मिस्टर प्रेसिंग हुई। उन्होंने कहा मुझे खून ही खून नज़र आ रहा है कराची में, और उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही बिटर और बहुत ही नाखुशगवार वाक़यात उसके बाद रूनुमा हुए। तो मुझे लगता है कि फैसल वावड़ा साहब ने जो सारी बातें की हैं वो उनकी कन्विक्शन से मैं और आप तो शायद नहीं कार कर सकते, लेकिन द वे ही हैज कम फॉरवर्ड, दिखाई भी पीटीवी पे है वो, उसकी जो इंटरप्रिटेशन जो है, जी हाँ बिल्कुल, अगर ये किसी प्रोग्राम में कर रहे होते उसकी डायनामिक दूसरी होती। हाँ। वो देखते ना कि एक बहुत ही सेंसिटिव हुए तहरीक इंसाफ की, जाहिर बात है कि खान साहब का इक़्तिदार वो समझते हैं कि उनसे छीना गया एक साजिश के तहत, तो उसके बाद तो वो फूक फूक के कदम रखते हैं, और उन्होंने एक सिम्त में नजरें गाड़ी हुई हैं। जैसे ही पीटीवी पे नजर आया तो उन्होंने कहा अरे भाई ये क्या साजिश है। अगर वो किसी प्रोग्राम में ये बातें कर रहे होते, इंकशाफात कर रहे होते, तो शायद उसकी वीडियोस वायरल होती, शायद उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता, लेकिन इस तरह एक सॉफ्ट टारगेट नहीं होते फैसल वावड़ा साहब। फैसल वावड़ा साहब की अरशद शरीफ साहब के साथ अगर कोई वापसी की रही है या और दूसरे साहबियों के साथ रही है, उस पर मैं और आप शक्कू की शुबात तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावड़ा साहब की सियासी जिंदगी के लिए भी काफ़ी कड़वे घूंट उन्हें पीना पड़े हैं, और जो रात को वो सोए होंगे तो उसमें भी उनको एक ऐसे ख्वाब ज़रूर हुए होंगे या करवटें उन्होंने ज़रूर बदली होंगी कि ये आज रात को एकदम पिछले 15 साल के अंदर जो उनकी सियासी ज़िंदगी थी, जो वाबस्तगी थी खान साहब के साथ, वो किस तरह यकसर बदल गई हो। मुझे लगता है कि खान साहब जब आज बात करेंगे मीडिया से या कोई भी प्रेसर करेंगे तो उसमें शायद जिक्र होएगा खुद फैसल वावड़ा साहब की बात का, क्योंकि फैसल वावड़ा साहब की जो पूरी तशरीह थी वाक़यात की वो नफ़ी कर रही थी खान साहब के बयानिए को। खान साहब कह रहे थे कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको उन्होंने बाहर जाने का मशवरा दिया,
उन्होंने दूसरे तरीके से तशरीह की और उन्होंने कहा कि वो साजिश के तहत भेजे गए, साजिश भी यही बनी है और शायद जिम्मेदार हल्के या पॉलिटिकल शख्सियात इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो एक मजीद ये मैं कहूँगा कि मुश्किलात मुझे तो वैसे ही साहब आजम स्वाति साहब की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका भी एक तरह से रिबटल ही था जो फैसल वाडा साहब ने दिया, वो उनकी भी नफी की। वो कह रहे थे आज जनाजे के बाद मैं नाम बताऊंगा, तो उन्होंने बेसिकली जो भी नाम बताएंगे उनके हवाले से जहनों में वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि शायद आजम स्वाति साहब गलत बयानी कर रहे हैं या वो इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड या इस तरह से कुछ। शिफा देखिए, इस तरह के वाकयात जो हैं, जिस तरह की शहादत हुई है, जिस मशकूक अंदाज से केनिया पुलिस का वर्जन आया है, जिस बेदर्दी से या बेमाना तौर पे हलाकत हुई है अरशद शरीफ साहब की, उसकी तफ्तीश जो है वो कई लेयर्स में होनी है, कई टीयर्स में होनी है। और मुझे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा किया कि जो ISI का एहलकार था उनको विड्रॉ किया और IB के जो जॉइंट डायरेक्टर है उमर शाहिद और FIA के जो एहलकार हैं उन्हीं को भेजा। और दूसरी तरफ केनिया की एक आखिरी बात कहूँगा कि केनिया की अथॉरिटीज़ जहाँ जिम्मेदारी है उन पर, वो तो पुलिस के खिलाफ एक्शन ले लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे इदारे हैं, हमारी हुकूमत है, उनको मेरे ख्याल में अवाम की परसेप्शन को पैसिफाई करना, अवाम को मुतमईन करना और सियासी हलकों और ख़ास तौर पे एंग्री या फ्यूरियस जो या बेबसी के आलम में जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जो इनसिक्योर अपने आप को महसूस कर रही है कि अगर आप बाहर भी चले जाएं तो क्या आप महफूज होंगे, एक बड़ा सवालिया निशान हो गया है इस मुल्क के अंदर सहाफ़ी बिरादरी में। तो उसको पैसिफाई करना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम होगा। अगर ये तफ्तीश हो भी जाए और किसी करवट भी बैठ जाए तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत मुश्किलात हैं इदारों के लिए भी, हमारे सहाफ़ी बिरादरी के लिए भी, और ख़ास तौर पे इस मखलूत कमज़ोर हुकूमत के लिए भी, ये कैसे इस मामले से नब्र आज़मा हो सके। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन।